हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। इससे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारी टॉपिक नंबर 2 है जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को डील करने वाले हैं। आप सबको पता है कि ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जिसका सोर्स जो है वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स, जिसमें स्पेशली 6 से लेकर 12th तक की बुकों को इंक्लूड करते हुए मैंने कंप्लीट ये नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही वीडियोस कंप्लीट होगी वहां पर कंप्लीट आप लोगों को इसकी जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध वायु होती है उसको ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध वायु होती है उसको त्याग करना क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन के द्वारा भोजन, यानी ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, जो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा भोजन, भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण जल बनता है यानी H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ साथ क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि श्वसन का प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, जिसके द्वारा क्या बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। श्वसन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो शरीर की कोशिकाओं में होती है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। भाई कोशिकीय श्वसन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होती है। आगे देख लेते हैं एक नोट पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण में पादप ऑक्सीजन ओटो निष्कासित करता है, यानी जब हम लोग पादप जो होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उनके अंदर ऑक्सीजन निकलती है। उसके अलावा जो भी प्रोसेस होता है श्वसन की प्रक्रिया में पादप भी CO2 ही निकालते हैं। श्वसन की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। श्वसन की प्रक्रिया में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में बना हुआ है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो अपचयी यानी कि कैटाबॉलिक प्रकार की होती है। इसमें भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी भोजन की उपस्थिति में भी या अनुपस्थिति में भी, दोनों में जो भोजन की ऑक्सीजन, भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में टूटता है, उसके कण टूटते हैं और एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। आगे देख लेते हैं एक और नोट पॉइंट कि श्वसन में सबसे पहले ग्लूकोज यानी कि 6 कार्बन के अणु का विखंडन होता है और 3 कार्बन के अणु यानी पायरुवेट बनता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी कहीं किसी न किसी एग्जाम में बना हुआ है कि श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहला जो कण होता है वो कौन सा होता है? पहला जो अणु तो वो ग्लूकोज होता है और वो जब विखंडित हो जाता है तो क्या बनता है? तो पायरुवेट बनता है जो कितने कार्बन युक्त होता है? तो वो 6 कार्बन युक्त, 3 कार्बन युक्त होता है। श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। सबसे पहला आता है वायवीय श्वसन जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। क्या होता है वायवीय श्वसन? वायवीय श्वसन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, वायु की उपस्थिति में हो। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है यानी H2O और एनर्जी बनती है। एनर्जी कितनी बनती है? 36 से 38 एटीपी एनर्जी बनती है। आगे देखेंगे हम लोग अवायवीय श्वसन। अवायवीय यानी जो वायु के अनुपस्थिति में होता है जिसको अनऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। जब ग्लूकोज का यानी कि जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवायवीय श्वसन। तो क्या होता है अवायवीय श्वसन? देखिए अवायवीय श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। अधिक परिश्रम करने पर मसल्स में क्या होता है? ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर हमारे शरीर के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है तो कौन सा अम्ल बनता है? किसके कारण हमारे शरीर में दर्द या थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ये क्वेश्चन बना हुआ है। और दूसरा अनऑक्सी श्वसन होता है जीवाणु एवं कवक में। इसमें ग्लूकोज जो होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 एटीपी बन जाते हैं। जैसे ग्लूकोज है
ग्लूकोज एक तो अल्कोहल में बदला, CO2 बनी और 2 ATP बन जाते हैं। आगे देखेंगे हम एक और नोट पॉइंट कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में आंशिक अपघटन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है जो अवायवीय श्वसन करते हैं, जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसका उपयोग हम लोग शराब बियर बनाने में करते हैं और यह क्रिया किण्वन कहलाती है। कई बार आप लोगों से ईस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईस्ट कैसा जीव है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव है, कैसा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और ईस्ट के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि शराब बियर, और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और दूसरा आता है बहुत अधिक कार्य करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ऐसे में हमारी शरीर की जो पेशी कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, अवायवीय श्वसन, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, वो ऊर्जा की पूर्ति अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, जिससे ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल, आंशिक विखंडन हो जाएगा ग्लूकोज का और लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो 3 कार्बन युक्त होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय होता है, इकट्ठा होता है, जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है यानी क्रैम्प्स बनते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हम लोगों को गर्म जल से नहाते हैं या फिर पॉलिश करते हैं तो रक्त का संचरण बढ़ जाता है और पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार जो लैक्टिक अम्ल होता है वो CO2 और H2O में विघटित हो जाता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन यानी HB ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बना देता है। यानी कि हीमोग्लोबिन HB ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। आगे देख लेते हैं हम लोग मानव श्वसन तंत्र। देखिए मानव श्वसन तंत्र जो होते हैं इसके बहुत सारे पार्ट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में ये कंप्लीट ड्राइंग जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसको देखिए, जो आप लोगों की NCERT की बुक में दी हुई है, ये इसकी कंप्लीट ड्राइंग है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ये जो है वो नासा गुहा है, नाक जहाँ से हम लोग श्वसन लेते हैं, और ये हमारा मुख है, यहाँ से भी हम लोग श्वसन लेते हैं। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं वो ग्रसने से होता हुआ श्वास नली में जाता है, यानी कि गला जो होता है, यहाँ की साइड में 2 नलियाँ होती है, श्वास नली, भोजन नली। दूसरी वाली जो है वो भोजन नली है और यहाँ पर जो श्वास नली है वो इस तरीके से बनी हुई है, ये श्वास नली है। श्वास नली आगे और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये जो है यहाँ पर बड़े-बड़े गुब्बारे जैसे जिसको हम लोग फेफड़े बोलते हैं, 2 फेफड़े हैं। फेफड़े के अंदर जो इस तरीके के स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसको हम लोग पसलियाँ बोलते हैं और इसके नीचे की तरफ जो होता है वो यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है। तो ये कंप्लीट ड्राइंग है जो होती है वो हमारे श्वसन तंत्र की। अब हम लोग श्वसन तंत्र को डिटेल में देखेंगे। मानव में गैसों के आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को त्यागना। मानव में गैसों के आदान प्रदान के लिए सुविकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो वो फेफड़ा होता है। फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाएं जो होती है वो श्वसन सत्ता का काम करती है। मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेन पॉइंट यही पता चला है कि सुविकसित श्वसन तंत्र होता है। श्वसन का मेन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाएं होती है जो श्वसन की सत्ता का काम करती हैं और श्वसन तंत्र 3 प्रकार का होता है। पहला आता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा आता है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा आता है श्वसन मांसपेशियां। आप पहले हम लोग देखेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसके कई भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है नाक, जिसको हम लोग नासिका भी बोलते हैं या फिर नोज भी बोलते हैं। मानव के श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है, तो वो आप लोगों के नाक हो जाता है। नासाद्वार द्वारा वायु, यानी कि हमारा जो नाक है उसके द्वारा वायु यानी ऑक्सीजन नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी में प्रवेश करती है। नाक का नुकीला भाग जो होता है, यानी जो नाक का तीखा भाग होता है, वो प्रत्यास्थ उपास्थि यानी इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। नाक में घ्राण संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती है जो कि सूंघने का काम करती है। घ्राण का मतलब होता है सूंघना, नाक से हम लोग सूंघते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नासा गुहा यानी कि नासा वेश्म, जिसको हम लोग नेजल कैविटी भी बोलते हैं। नासा गुहा का निर्माण जो होता है वो हाइलीन कार्टिलेज से होता है। इसमें श्लेष्मा झिल्ली की सतह होती है जो कि श्लेष्मा का स्त्राव करती है। नासा गुहा में सीलिया होते हैं यानी पक्षमाप होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। सीलिया और श्लेष्मा मिलकर क्या करते हैं,
हमारी श्वास जब हम लोग लेते हैं तो वायु में धूल कण आदि को दूर करने का काम करते हैं। यानी जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो हम उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर धूल के कण जो है वो जाने नहीं देते हैं। कौन? एक तो सीलिया और दूसरा श्लेष्मा। दूसरा आ जाता है मुख यानी कि माउथ। मुख जो होता है वो श्वसन का द्वितीय अंग होता है। यहाँ से अशुद्ध वायु शरीर में प्रवेश करती है। हम लोग नाक से भी श्वसन करते हैं और मुँह से भी करते हैं। कई बार मुँह से जब हम लोग श्वसन करते हैं, नाक से श्वसन नहीं कर पाते हैं तो हम मुख से करते हैं, लेकिन मुख से ली गई ऑक्सीजन इतनी प्योर नहीं होती है जितनी नाक से ली हुई होती है। तीसरा आता है आप लोगों का ग्रसनी, जिसको हम लोग फेरिंक्स भी बोलते हैं, जो कि पाचन और श्वसन दोनों का अंग होता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पाचन और श्वसन का दोनों का कॉमन अंग कौन सा है, तो वो हो जाता है ग्रसनी। ग्रसनी एक छिद्र ग्लॉटिस के द्वारा श्वास नली में खुलती है। भोजन को निगलते समय ग्लॉटिस एक उपास्थि युक्त कपाट, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं, उसके द्वारा ढक जाता है। इससे भोजन व श्वास श्वसन में अवरोध नहीं आता है। श्वसनी कैसा भाग होता है? श्वसनी एक पेशीय भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं श्वसनी के। पहला आता है नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और तीसरा होता है कंठग्रसनी या फिर अधोग्रसनी। वायु जो होती है वो नासिका गुहा में गुजरने के बाद में नासाग्रसनी से होती है और मुख ग्रसनी में आ जाती है। मुख ग्रसनी से ली गई श्वास जो होती है वो सीधे मुख में आती है। मुख ग्रसनी से ली गई श्वास सीधे मुख में आती है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होती हुई एपिग्लॉटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। इस तरीके से हमारे स्वर यंत्र में ऑक्सीजन आ गई। अब हम लोग आगे देखेंगे स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स। कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाला यह अंग जो होता है वो 9 प्रकार के उपास्थियों से बना हुआ होता है। यह ग्रसनी को श्वास नली से यानी ट्रैकिया से जोड़ता है। कंठ का उभरा हुआ भाग, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जो कि पुरुषों में बाहर ज्यादा बाहर होता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज भारी होती है। वह महिला और पुरुषों में स्वर यंत्र पतला होता है, इसीलिए इसीलिए तारत्व अधिक होता है। महिलाओं व पुरुषों में स्वर यंत्र, महिलाओं व पुरुषों नहीं होगा, महिलाओं में स्वर यंत्र पतला होता है, जिसके कारण तारत्व उच्च होता है। स्वर यंत्र महिलाओं का पुरुषों की तुलना में, तो यहाँ पर आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। महिलाओं का स्वर यंत्र पतला होता है, जिसके कारण तारत्व उच्च होता है। आगे देखेंगे हम लोग निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र में आता है सबसे पहले श्वास नली, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि 5 इंच लंबी होती है। इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण उपकला द्वारा होता है। श्लेष्मा श्वास के साथ में आने वाली वायु को क्या करती है? शुद्ध कर लेती है। आगे देखेंगे हम लोग श्वसनी ब्रोंकाई। श्वसनी को ब्रोंकाई बोलते हैं और श्वसनी को ब्रोंकियल, श्वसनिका को ब्रेंकियल बोलते हैं। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। यानी कि जो श्वास नली होती है वो आगे जाके और 2 पार्ट में, जैसे ये एक श्वास नली है, ये आगे जाएगी तो ये आगे और जो है वो 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होती रहेगी। श्वसनी जो होती है वो फेफड़ों में खुलती है। प्राथमिक श्वसनी जो होती है वो द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी जो होती है वो छोटी छोटी श्वसनिका में बढ़ जाती है। यह श्वसनिका आगे अंतिम छोर कुपिकाओं पर समाप्त हो जाती है। कुपिकाएं गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। प्रत्येक कुपिका, जिसको हम लोग एल्यूविलाई बोलते हैं, फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है कूपिका एल्वुलियाई। वही गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। वायु कूपिका की आंतरिक परत जो होती है वो सरल उपकल शल्की उपकला की बनी हुई होती है। तीसरा आता है आप लोगों के फेफड़ा, जिसको हम लोग लंग्स भी बोलते हैं। फेफड़े जो होते हैं वो लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के व गुलाबी व डायफ्राम के ठीक ऊपर की तरफ स्थित होते हैं। दाया फेफड़ा यानी कि जो राइट लंग्स होता है वो बाया फेफड़ा यानी लेफ्ट लंग्स से लंबाई में छोटा व चौड़ाई में अधिक होता है। पुरुषों का फेफड़ा जो होता है वो महिलाओं के फेफड़े से अधिक भारी होता है, यानी पुरुषों का फेफड़ा भारी और महिलाओं का फेफड़ा हल्का। बायां फेफड़ा 2 भागों में व दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फेफड़ा कितने भागों में, तो लेफ्ट वाला 2 और राइट वाला 3। फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फेफड़ों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और CO2 को निकालना। आगे देखते हैं, बाएं फेफड़े जो होता है उसकी अवतल खांच को हृदय खांच भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हृदय होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि कौन से फेफड़े में अवतल खांच या फिर कौन से फेफड़े में जो है वो खांच पाई जाती है, तो वो लेफ्ट साइड वाले फेफड़े में। फेफड़े अशुद्ध रक्त फुफ्फुस ध्वनि ध्वनि धमनी द्वारा लाते हैं।
और शुद्ध रक्त फुफ्फुस से शिरा द्वारा हृदय को वापस बाएं आलिंद में डाल देते हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां जो कि श्वसन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें सबसे पहला आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है वो कंकाल पेशी का बना हुआ होता है। वक्ष गुहा का निचला भाग एक पतले पट्ट द्वारा बंद रहता है, जिसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम में रेडियल पेशी पाई जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, डायाफ्राम में कौन सी पेशी होती है, तो रेडियल पेशी, जिसके कारण पेशी में संकुचन होता है और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, वह वायु फेफड़ों में आती है। यानी कि जैसे ही जो है वो हमारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, पेशियों में संकुचन होगा, डायफ्राम चपटा हो जाएगा, यानी डायफ्राम जो है वो इस तरीके से है तो वो इस तरीके से हो जाएगा। वक्षगुहा बड़ी हो जाएगी, वो वायु फेफड़ों में आ जाएगी। जैसे ही वायु फेफड़ों में आएगी, डायफ्राम में शिथिलता होगी। शिथिलता होगी तो वायु फेफड़ों से बाहर आ जाएगी, वो डायफ्राम गुम्बद के आकार का हो जाता है। पसलियां जो होती है, दूसरा आता है पसलियां। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम, दूसरा पढ़ लिया है पसलियां यानी कि रिब्स। मनुष्य में 12 जोड़ी यानी कुल 24 पसलियां पाई जाती है। प्रथम 10 जोड़ी जो होती है वो स्टर्नम यानी उरोस्तु से जुड़ी हुई होती है। 11वीं और 12वीं स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। ये फ्लोटिंग पसली यानी कि स्वतंत्र पसली कहलाती है। मनुष्य में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि आईसीएम पाई जाती है। यह ऑक्सीजन, जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, पसलियां ऊपर की ओर आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निःश्वसन। और जब वायु फेफड़ों से बाहर आती है तो पसलियां नीचे हो जाती है, वह डायफ्राम पुनः गुम्बद का आकार का यानी कि बड़ा हो जाता है, तब वायु फेफड़ों से बाहर आती है और इसको हम लोग उच्च वसन बोलते हैं। अभी जो कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग जो है वो एक छोटे से इस तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग श्वसन की गति देखेंगे कि डायाफ्राम जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं यानी निःश्वसन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो डायाफ्राम नीचे आएगा, पसलियां ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे ही उच्च श्वसन यानी बाहर की तरफ जब श्वसन होता है तो डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, पसलियां नीचे की ओर आएगी। इसको आप लोग कंप्लीट को जो है वो इस तरीके से ड्राइंग से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं निःश्वसन और उच्च वसन में अंतर क्या होता है। निःश्वसन यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेना, इंस्पिरेशन, और उच्च वसन का मतलब होता है एक्सपिरेशन यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना, CO2 को बाहर निकालना। ऑक्सीजन यानी कि O2 अंदर लेने की प्रक्रिया जो होती है वो निःश्वसन कहलाती है, और CO2 बाहर छोड़ने की क्रिया जो होती है वो उच्च वसन कहलाती है। श्वसन निःश्वसन जो होता है वो सक्रिय प्रक्रिया है। सॉरी, निःश्वसन जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है, उच्च वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निःश्वसन में 2 सेकंड का समय और उच्च वसन के लिए 3 सेकंड का समय लगता है। निःश्वसन में ऑक्सीजन का प्रवेश जो होता है वो विसरण द्वारा, जबकि उच्च वसन में विसरण द्वारा CO2 का निष्कासन होता है। इसमें डायाफ्राम संकुचित होता है और इसमें डायाफ्राम जो होता है वो शिथिल हो जाता है, फैल जाता है। इसमें डायाफ्राम संकुचित होता है तो पसलियां ऊपर उठती है। इसमें डायफ्राम शिथिल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो पसलियां जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। इसमें चेस्ट का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है और इसमें चेस्ट का आकार जो होता है वो कम हो जाता है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो 2 स्तरों में होती है। पहला आता है बाह्य श्वसन और दूसरा आता है आंतरिक श्वसन। पहले हम लोग देखेंगे बाह्य श्वसन। गैसों का विनिमय हवा से भारी भरी कुपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। यानी कि जो गैसों का विनिमय होता है वो बाहर के वातावरण और हमारे जो शरीर के अंदर गैसें आ रही है उसमें रक्त के अंदर जब आंशिक दबाव होता है तो उसमें जो अंतर आ जाता है, इसको हम लोग बाह्य श्वसन बोलते हैं। आंतरिक श्वसन हम लोग किसको बोलते हैं। आंतरिक श्वसन गैसों का विनिमय कोशिकाओं में रक्त तथा ऊतकों के मध्य। बाहरी श्वसन का मतलब होता है बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना, गैसों के आंशिक दबाव में अंतर। और आंतरिक श्वसन का मतलब होता है जो अंदर की तरह हमारे बाह्य श्वसन के माध्यम से जो अंदर ऑक्सीजन आ गई है उसी में गैसों का विनिमय होता है हमारे शरीर की केशिकाओं में, रक्त में और ऊतकों में। किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। यानी शरीर के बाहर बाहर से अंदर की ओर आना जो होता है वो बाहरी श्वसन, और अंदर से यानी अंदर आ गया, एक बार ऑक्सीजन अंदर आ गई, अब शरीर के अलग अलग भागों में जा रही है तो उसको हम लोग आंतरिक श्वसन बोलते हैं। आंतरिक श्वसन जो होता है वो विसरण के माध्यम से होता है। इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे श्वसन दर हो गया। आगे हम लोग अलग अलग प्राणियों में श्वसन देखेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो अभी श्वसन और दहन में अंतर, कोशिकीय श्वसन, आगे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस चक्र देखेंगे, क्रेब्स चक्र देखेंगे। लेकिन इस एक वीडियो में
ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो एक हम इस श्वसन तंत्र वाले पोर्शन जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे और नेक्स्ट क्लास और आएगी जिसमें हम लोग जो है वो श्वसन तंत्र को कंप्लीट करेंगे और टोटल जो है वो 22 पेजेस की पीडीएफ है। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों के बाकी है। अभी तक हम लोगों ने जो है वो टोटल यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ तक हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आंतरिक श्वसन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और श्वसन दर वाला आगे वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।